ये एक भजन है जो सरस्वती कुमार दीपक ने लिखा हुआ है। अब तो माधव मोहे उबार, अब तो माधव मोहे उबार। दिवस बीते रैन बीती, बार बार पुकार। अब तो माधव मोहे उबार, अब माधव मोहे उबार। अब तो माधव मोहे उबार। नाव है मझधार भगवन, तीर कैसे पाऊं। नाव है मझधार भगवन, तीर कैसे पाऊं। गिरी है घनघोर बदरी, गिरी है घनघोर बदरी, पार कौन लगा। अब तो माधव मोहे उबार, अब तो माधव मोहे उबार। अब तो माधव मोहे उबार। काम क्रोध समेत तृष्णा, रही पर चिन के। काम क्रोध समेत तृष्णा, रही पर चिन के। नाथ दीना नाथ कृष्णा, नाथ दीना नाथ कृष्णा, मत लगाओ दे। अब तो माधव मोहे उबार, तो माधव मोहे उबार। दिवस बीते रैन बीती, बार बार पुकार। अब तो माधव मोहे उबार, अब तो माधव मोहे उबार। अब माधव मोहे उबार। And good evening friends. इनर डिसिप्लिन में 44 पेज नंबर है, चैप्टर 8। वो आज फ्री विल का हम किस तरह छोटी छोटी बातों में उपयोग करके हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में तावरिया जी क्या कहते हैं वो समझेंगे। तो पहले तो फ्री विल क्या है वो समझना ज़रूरी है। हालांकि ये शब्द अब तक में कई बार आ चुका है और आप सब जानते भी होंगे। तो फ्री विल जो है एक भगवान ने हमें एक इच्छा शक्ति दी है। नॉर्मली हम विल शब्द का तो उपयोग करते हैं और जानते हैं, पर यहाँ तावरिया जी ने फ्री विल शब्द का यूज़ किया है। मतलब स्वतंत्र इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति तो है पर स्वतंत्र है, आप मुक्त हो
आपको एक ऐसी इच्छा शक्ति दी है कि जिसका उपयोग आप चाहे उस तरह कर सकते हो, और इसके लिए आप जो इच्छा शक्ति का उपयोग करेंगे इसके लिए फिर आप जिम्मेदार भी होंगे। तो एक तरह से फ्री विल देकर परमात्मा ने हमको बांध लिया है, वरना तो हम छटक जाते कि भाई ये तो मेरी मर्जी से नहीं हुआ है, ये तो परमात्मा की मर्जी। आजकल लोग ये शब्द का बहुत उपयोग करते हैं, परमात्मा की मर्जी होती है, अपनी मर्जी बोल देते हैं परमात्मा की मर्जी। पर फ्री विल जो है वो इसीलिए दिया है कि हम जो कुछ करेंगे उसके जिम्मेवार वो हम होंगे, और उसका जो कुछ फल भी आएगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसके जिम्मेवार भी हम होंगे। अगर अच्छा फल मिला तो उसके जिम्मेवार भी हम हैं, अगर कुछ गलती की और गलत परिणाम आया तो उसके जिम्मेवार भी हम होंगे। तो फ्री विल बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके फ्री विल के कारण ही कर्म का जो चक्कर है वो चालू रहता है। फ्री विल है इसलिए हम बंधन में हैं, और फ्री विल से हम मुक्त भी हो सकते हैं, फ्री विल का राइट यूज़ करके हम मुक्त भी हो सकते। पर नॉर्मल कोर्स में फ्री विल का हम राइट यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए कर्म का बंधन हमें लागू पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति कुछ करने के बाद ऐसा नहीं कह सकता कि भाई ये तो मैंने नहीं किया या मेरी मर्जी से नहीं किया, ये हमारी मर्जी ही है, और इसीलिए इसको फ्री विल कहते हैं। तो ये कर्म का बंधन इससे लागू होता है, और कर्म का बंधन एक बार लागू होता है तो फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु आती है, बार बार जन्म। तो इस चक्कर से मुक्त पाने के लिए फिर से फ्री विल का उपयोग करना पड़ता है, और आगे जाके और हमारे अंदर करेक्शन करना पड़ता है, संस्कारों की निवृत्ति करनी पड़ती है, तब जाके ये जो साइकिल है वो रुकती है। तो फ्री विल का हमेशा हमें राइट यूज़ करना सीखना चाहिए। दूसरी बात कर्म की यहाँ आती है, तो कर्म के लिए एक बात जानना जरूरी है कि कर्म इटसेल्फ बंधन का कारण नहीं है, इसके पीछे इरादा हमारा क्या है वो बंधन का हमेशा कारण बनता है। अगर इरादा अच्छा है तो अलग बात है, इरादा कर्म हमने कर लिया है, अपेरेंटली वो कर्म खराब भी हो सकता है, पर इसके पीछे हमारा इरादा अच्छा है तो वो दिखने वाला खराब कर्म का बंधन जो है वो इस तरह का नहीं होगा। उसका इरादा अच्छा है तो उसका जो फल आएगा वो इरादा के ऊपर से आएगा। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। खाली कर्म अपेरेंटली देखना नहीं है, उसके पीछे क्या मोटिव क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये फ्री विल का छोटी छोटी बातों में हम किस तरह उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में हम अब पढ़ते हैं आगे। एक रिचर्ड मॉरिस बुके का कोटेशंस पहले दिया हुआ है। देयर इज ए स्टेट सो हैप्पी सो ग्लोरियस दैट ऑल द रेस्ट ऑफ लाइफ इज वर्थलेस कंपेयर टू इट। तो ये कहते हैं कि भाई एक ऐसी भी स्थिति है कि वो जो इतनी सुखकारक है, इतनी भव्य है कि उसके आगे जीवन का सब कुछ हो वो उसके सामने तो निरर्थक है। बाकी जो कुछ हमारे पास है, चाहे कितनी वेल्थ है, सब कुछ भी हो, वो सब उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसी एक स्थिति का भी होना होता है। ए पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइज टू बाई विच अ वाइस मैन विलिंगली सेल ऑल दैट ही हैज़। तो एक ऐसा पर्ल है, एक ऐसा मोती है जो प्राइजलेस है, फिर भी अगर कोई इसको खरीदना चाहता है तो पूरी संपत्ति देके भी उसको खरीदा जा सकता है। जो वाइस मैन है, जो ज्ञानी पुरुष है, जिसको अंदर एक समझ है, वो स्टेट को पाने के लिए, वो हैप्पी ग्लोरियस स्टेट को पाने के लिए अपनी जो कुछ है अपने पास वो सब दाव पर लगा देने के लिए तैयार है। और हमने देखा है इतिहास के अंदर और ख़ास करके हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर कि बहुत सारे लोगों ने अपना राजपाट त्याग के, अपनी सारी संपत्ति, अपना जो कुछ था सब कुछ छोड़ के अब भीतर का जो सत्य है उसको जानने के लिए, या फिर ये कहे कि अंदर का जो ये हैप्पी और ग्लोरियस स्टेट है उसको जानने के लिए सबका त्याग किया था। और सबसे
जो उदाहरण मशहूर उदाहरण है वो भगवान बुद्ध का है, जो राजकुमार थे और फिर भी उन्होंने सब कुछ त्याग करके अंदर क्या सत्य है वो जानने के लिए सब त्याग करके निकल गए थे। दिस स्टेट कैन बी अचीव्ड, और ये स्टेट जो अंदर का है, हैप्पी और ग्लोरियस स्टेट है, वो प्राप्त किया जा सकता है। और उसी को हमारे शास्त्र के अंदर, योग शास्त्र वगैरह में साक्षात्कार कहते हैं कि जो हमारा अंदर आत्म तत्व है उसका साक्षात्कार होना और वो जो स्थिति बनना, वही वो स्टेट है। अब तावरिया जी आगे कमेंट्री करते हैं। भगवान पतंजलि इन द योग सूत्र हैज गिवन स्टेप्स। तो हम जानते हैं कि महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र दिया है उसके अंदर अष्टांग योग दिया है, और अष्टांग योग के 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। द लास्ट 3 आर धारणा मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान मेडिटेशन, एंड समाधि आइडेंटिफिकेशन। तो 3 लास्ट में धारणा, ध्यान, समाधि है। कई जगह उसको राजयोग भी कहते हैं और आगे वाले जो है उसको हठ योग भी कहते हैं। बट बिफोर दिस एडवांस स्टेप आर टेकन, अदर स्टेप मस्ट बी मास्टर्ड। तो धारणा, ध्यान, समाधि पर जाने से पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के ऊपर मास्टरी पा लेना जरूरी है। दिस इज़ वेरी क्लियरली लेड डाउन बाय हिम। तो ये पतंजलि ने बहुत स्पष्ट रूप से ये चीज़ बताई हुई है। द अदर स्टेप्स आर बाय नो मीन्स लेस इम्पोर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि धारणा, ध्यान, समाधि है वही खाली इम्पोर्टेंट है और बाकी के जो स्टेप्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। दिस आर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आसन एंड प्राणायाम। तो ये पहले 4 बताए। दिस प्रैक्टिस इज, एज वी शैल सी लेटर, आर करेक्टिव मेथड्स, द डिसइंफेक्शन चैम्बर एंड रिदमिक ब्रीदिंग। तो ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम जो है, तावरिया जी का एक साइंस क्या था कि उन्होंने अष्टांग योग से कभी शुरुआत नहीं कराई है। हालांकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग आजकल अष्टांग योग कराते हैं, खास करके आसन प्राणायाम से शुरुआत कराते हैं, और कई स्कूल के नाम भी अष्टांग योग के नाम के ऊपर से ही होते हैं। पर ये अष्टांग योग का तावरिया जी का कहना था कि हम तो अभी इतने लो लेवल के ऊपर है कि अष्टांग योग का अभ्यास भी नहीं कर सकते, हमें तो उससे भी पहले कुछ करना पड़ेगा ताकि हम अष्टांग योग कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि यम, नियम जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट है, जिसमें ये जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो ये तो पालना कितना मुश्किल बात है। अहिंसा और सत्य खाली दोनों के अंदर पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो ये तो एक यम हुआ, फिर नियम हुआ, उसके बाद आसन आता है, और आसन के लिए भी गलत धारणा है। लोग आसन सिखाते हैं, जैसे तावरिया जी कहते थे कि भाई प्राणायाम तो कोई सिखा ही नहीं सकता, लोग जो सिखाते हैं वो तो श्वासायाम है, मतलब श्वास किस तरह लेना है और छोड़ना है, कहाँ से लेना है, कहाँ रोकना है, कहाँ छोड़ना है, ये सब सिखाया जाता है। पर वो श्वास के बारे में, प्राण तो एक अंदर की चीज़ है, एस्ट्रल बॉडी की चीज़ है, इसलिए एस्ट्रल बॉडी का जब तक परिचय नहीं होता है तब तक हम प्राणायाम तो कभी सीख भी नहीं सकते हैं। इसी तरह आसन का भी है। प्रॉब्लम क्या है कि आसन लोग जो सिखाते हैं वो तो खाली एक फिजिकल पोस्चर जो है उसको आसन कह देते हैं। वो फिजिकल पोस्चर का होना आसन नहीं है। फिजिकल पोस्चर के साथ साथ में मेंटल पोस्चर भी अंदर बनना जरूरी है। तो एक पोस्चर आपने फिजिकल बनाया, उस दौरान आपका मेंटल पोस्चर कुछ स्थिति के अंदर आना चाहिए। तो फिजिकल और मेंटल पोस्चर दोनों मिलके आसन बनता है। अब मेंटल पोस्चर तो कोई सिखाता नहीं है, सिखा भी शायद नहीं सकता है, पर किसी को पता ही नहीं है कि ये आसन जो है, महर्षि पतंजलि जो आसन कहना चाहते हैं वो तो इसके अंदर मेंटल पोस्चर इन्वॉल्व है, तो वो कोई बताता नहीं है। तो आसन भी हम तो अभी नहीं सीख सकते और कर सकते, क्योंकि खाली आसन में कोई पोस्चर बना लिया एक फिजिकली, कोई आसन कर लिया, वो करेक्ट आसन नहीं है। उसके वो तो आधा आसन हुआ, उसका दूसरा पार्ट मेंटल पोस्चर है। तो मेंटल पोस्चर को भी सीखना पड़ता है, तब जाके वो कंप्लीट आसन बनता है। इन शॉर्ट हमारे लिए अभी अष्टांग योग तो काम का ही नहीं है, हम अष्टांग योग के ऊपर जा ही नहीं सकते। उसके पहले जो तावरिया जी कहते हैं इस तरह हमें करेक्टिव मेथड, त्रिस्टेप रिदमिक ब्रीदिंग और हमारा जो डिसइंफेक्शन चैम्बर है उसको क्लीन करना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और करेक्टिव मेथड में और भी जो जो प्रैक्टिस उन्होंने दी है, रिफाइनिंग फेज वगैरह दिया है, ये सब कुछ करना पड़ता है। तब हमारा प्राण जब शुद्ध होता है
उसके बाद में हम अष्टांग योग के ऊपर जा सकते हैं। इतनी क्लैरिटी होनी ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो अष्टांग योग के नाम के ऊपर आप बहुत सारा कुछ गलत चीज़ आप समझ बैठोगे। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी किताबों के अंदर, लेक्चर्स के अंदर यही बातें सब बताई जाती है अष्टांग योग की, पर ऐसा है नहीं। अष्टांग योग से पहले काम करना ज़रूरी है। Between these 4 and the last 3 is the most important steps. तो ये यम नियम आसन प्राणायाम और धारणा ध्यान समाधि, और उसके बीच में जो आता है प्रत्याहार, दैट क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। तो उसके बीच में का जो ये है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हकीकत में योग की शुरुआत ही प्रत्याहार से होती है, न कि यम नियम से होती है। तो करेक्टिव मेथड का मतलब कि तावरिया जी ने जो प्रैक्टिसेस बताई है वो करते करते हम धीरे धीरे प्रत्याहार के ऊपर पहुंच जाते हैं, तब जाके फिर हमारा अष्टांग योग चालू हो जाएगा। लास्ट टाइम इसका मैंने जिक्र किया था, तो यहाँ वो दोहराता नहीं हूँ। The steps yam and niyama are described by writers as rules of conduct and of normal behavior. तो जनरली आप किताबों पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये एक रूल ऑफ कंडक्ट जैसा बताया है कि भाई किस तरह आपको बिहेव करना है, किस तरह लाइफ में सत्य बोलना है, अहिंसा का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ऐसी ऐसी बातें किताबों में बताई जाती है। Our intention is to explain these at great length. तो वो इसके ऊपर और प्रकाश डालना चाहेंगे। How a normal person can consciously in this daily life take care of these steps. तो ये जो है यम नियम के अंदर हम नॉर्मल लाइफ के अंदर किस तरह इसकी हम केयर ले सकते हैं वो भी वो बताएंगे। Along with this we shall also see how प्राणायाम can be done successfully. और उसके बाद में प्राणायाम किस तरह किया जाता है वो भी बताएंगे। We presume that the great thoughts hidden behind this obvious looking 8 steps have never been clearly explained in books. तो यही बात है कि ये जो 8 स्टेप्स है यम नियम से लेके समाधि तक का, वो कोई भी किताब के अंदर अच्छी तरह इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नहीं है, और जो दिया गया है वो रती रताई बातें होती है। एक ने दूसरे में से तीसरे का इस तरह उठा के सब ने लिखा हुआ होता है, और जो स्कूल्स में जो प्रैक्टिस होती है वो भी कहीं से पहले से किसी ने किया होगा, और दूसरा उसको फॉलो करेगा, उसके बाद में तीसरा फॉलो करेगा, इस तरह चलता रहता है। पर इसका जो ओरिजिन है वो अभी मिल नहीं रहा है। ये अष्टांग योग का जो ओरिजिन है, उसका सेंस है, उसका जो डेप्थ है, वो अभी ढूंढना और समझना और प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। So we request our readers to pay very close attention to these lines should the reader wish to make progress on the path really possible. तो अगर आपको प्रगति करना है इस मार्ग के ऊपर, तो आगे जो बात बताई गई है उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब ये जो पैराग्राफ है अभी जो आ रहा है, ये पैराग्राफ इस बुक के अंदर अलग है और जो ओरिजिनल बुक थी उसके अंदर अलग है। फिर भी हम इस बुक के अंदर, जो नई बुक के अंदर जो दिया हुआ है, ये पढ़ेंगे। Let us first see how to use our so-called free will in trifles of our daily life. तो अभी हम ये देखेंगे कि छोटी छोटी बातों में हम फ्री विल का उपयोग किस तरह कर सकते हैं। तो आगे जैसे हमने देखा कि भाई फ्री विल जो भगवान ने दी है उसका हम राइट यूज करते नहीं है, इसलिए हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है, और छोटी छोटी बातों से हम शुरू कर सकते हैं, बाद में बड़ी बातों के अंदर भी हम फ्री विल का यूज़ कर सकते हैं। We have very little of real free will. Our will is conditioned by motive. तो यहाँ दो टाइप की हम फ्री विल को देख सकते हैं, एक रियल फ्री विल और दूसरी मोटिवेटेड जो है कंडीशन जो मोटिव्स है इसके प्रकार के फ्री विल। तो
और आगे उन्होंने जो बात की है उसके ऊपर ये दोनों का आधार है। वी डू समथिंग आइदर फॉर ए रिवॉर्ड और आउट ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट। तो ये चक्कर पूरा जो है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का है। हमारी ज़िंदगी के जो 99% जो घटनाएं होती है, हम जो करते हैं या नहीं भी करते हैं, उसके पीछे रिवॉर्ड और पनिशमेंट हमेशा रहता है ख्याल के अंदर। तो जो भी करते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा क्या है वो ढूंढते हैं, और वो करने से कुछ नुकसान तो नहीं होगा, कुछ पनिशमेंट तो नहीं होगा, ये दो चीज़ हमेशा हम देखते रहते हैं। तो जो राइट फ्री विल है, मतलब परमात्मा ने जो शक्ति ओरिजिनली दी हुई है वो यहाँ हम उपयोग नहीं करते हैं, पर जो ये हमारे अंदर के जो मोटिव्स के हिसाब से हम उसका उपयोग करते हैं, इसलिए वो जो है वो उसका राइट यूज़ हम कर नहीं सकते। तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड इसके ऊपर पहले तो उठना पड़ेगा, तब जाके रियल विल का हम उपयोग करना सीखेंगे। हम जो भी करते हैं, जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर भी भाई रिवॉर्ड मिल रहा है इसलिए हम जॉब करते हैं, और टाइम सर जाते हैं और डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, क्योंकि पनिशमेंट नहीं हो इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। इसी तरह लोग सबन के अंदर भी रिवॉर्ड और पनिशमेंट देखते हैं कि भाई रिवॉर्ड है वो, हाँ ये इंस्ट्रक्शन आ रही है कि साउंड नहीं आ रहा है। साउंड मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए। ओके ठीक है। तो ये सबन के अंदर भी अगर हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट के हिसाब से चलेंगे तो वो तो बहुत गलत बात होगी। हम कोई व्यक्ति के साथ संबंध बांधते हैं तो हम ये देखते हैं अगर कि ये आदमी काम का है कि नहीं, और इसके हिसाब से हम संबंध बांधते हैं, तो ये तो एकदम गलत बात हो जाती है। और ज़्यादातर ऐसा होता है आजकल, ये कोई नई बात नहीं है। लोग संबंध के अंदर भी देखते हैं कौन काम का है तो उसको ज़रा ज़्यादा वेलकम करो, कोई ख़ास काम का नहीं है तो उसको फिर ज़रा इसकी उपेक्षा करो, ये सब चलता है। पर ये अच्छी बात नहीं है, कम से कम साधक के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो हमारे अंदर ये भाव बिल्कुल रिवॉर्ड और पनिशमेंट का भाव से ऊपर होके हमें जो कुछ करना है वो करना चाहिए, नहीं तो ये स्वार्थी प्रवृत्ति, स्वार्थ आ जाएगा इसके अंदर। We are going to gain something. The inspection people are coming tomorrow and may fine us if things are not proper, or if I do this then something will praise me. तो इस तरह का हमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट हमारे अंदर एक थिंकिंग के अंदर चालू रहता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, ऐसा करूँगा तो मुझे नुकसान होगा। और कई बार हम जो लॉज को फॉलो करते हैं वो भी ये फियर ऑफ पनिशमेंट के हिसाब से ही करते हैं। अगर वो हमारे ऊपर कोई ये नहीं इम्पोज नहीं लॉ किए होते तो हम इसको फॉलो भी नहीं करते, क्योंकि वो पनिशमेंट है उसके साथ में, इसीलिए तो हम लॉ को फॉलो करते हैं। पर फिर भी वहाँ रियल जो हमारी जो फ्री विल है वो ये वहाँ नहीं आएगी। जहाँ जो भी चीज़ इम्पोज है और इम्पोज को हम फियर के हिसाब से फॉलो करते हैं तो वहाँ रियल फ्री विल का उपयोग नहीं होता है। Whenever we perform an action in our daily life, our consciousness is attached to the punishment or reward. तो हम जो भी कुछ करते हैं ज़िंदगी के अंदर और उसके साथ में अगर ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कंसेप्ट साथ साथ में चल रहा है तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो अटैच हो जाती है। यहाँ कॉन्शियसनेस का मतलब जीव, तो हमारा जो जीव है वो चिपक जाता है। तो जैसे कि रिवॉर्ड मिल रहा है तो जीव वो रिवॉर्ड के साथ चिपकेगा, पनिशमेंट है उसका डर है तो जीव जो है वो उसके साथ चिपक जाएगा। तो हमेशा हमारे जो एक्शंस होते हैं उसके पीछे ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट रहता है और हमारा जीव इसके अंदर चिपका हुआ होता है। द फैक्ट दैट कम्स आउट इज आवर कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज इन रिलेशन टू द फ्रूट ऑफ द एक्शन। तो जो कर्म के फल की जो प्राप्ति है
वो उसके हिसाब से ही हम आगे चलते हैं, और उसकी चीज़ के अंदर हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा बनी रहती है। कॉन्शियसनेस उसमें से ही आती है कि भाई हमें रिवॉर्ड मिल रहा है तो उसके साथ कॉन्शियसनेस है, पनिशमेंट मिल रही है तो उसके साथ कॉन्शियसनेस है। तो इस तरह हमारी कॉन्शियसनेस भी चिपकी हुई काम करती है। 1. This consciousness can be due to the punishment administered by the law of man or law of God or nature। तो ये हमारी जो कॉन्शियसनेस जो है, हमारा जीव जो काम कर रहा है वो पनिशमेंट के हिसाब से या और जो कानून है, या चाहे वो इंसान ने बनाया हुआ है या फिर जो भगवान ने बनाया हुआ है, जो कानून जो लॉज है, वो इसके हिसाब से वो हमारी कॉन्शियसनेस काम करती है या ऐसी होती है। इन आवर डेली लाइफ विच इज़ मेड अप ऑफ ट्रिफल्स, दिस काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस इज मोस्ट प्रिमिटिव। तो हमारी जो रोजिंदी डेली जो घटना है, सुबह से उठ के शाम तक हम जो छोटी छोटी बातें करते हैं, खाना खाते हैं, स्नान करके और कुछ करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में दिन भर करते हैं, शाम को घर आते हैं, ये सब जो दिन भर में हम जो भी कुछ करते हैं वो जो वहाँ हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो प्रिमिटिव स्टेट के ऊपर होती है, मतलब प्राथमिक स्तर के ऊपर होती है। दूसरी भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक जो हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल है जो हायर लेवल है, तो क्या हम ज़िंदगी के जो हम नॉर्मल जीवन जीते हैं उसके अंदर हमें हायर कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है। हमने ऑफिस गए, ऑफिस में कुछ काम किया, इधर कुछ काम किया, उधर की गए, जो भी, या संबंध में किसी से प्रेम से बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी जो कॉन्शियसनेस का हायर लेवल कभी हम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं? तो ये नहीं होता है। नॉर्मल कोर्स के अंदर हमारा जो सुबह से लेके रात तक में छोटी छोटी बातों में हम दिन गंवा देते हैं, उसके अंदर हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत लो लेवल के ऊपर होती है। तो ये साधक के लिए अच्छी बात नहीं है। उसका हमेशा एक ऐसा ये रहना चाहिए अप्रोच कि हर चीज़ के अंदर वो हायर कॉन्शियसनेस से काम कर सकता है। किसी से बात करता है तो भाई हायर कॉन्शियसनेस को ला के बात कर सकता है। कोई काम कर रहा है तो अपनी पूरी निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ कॉन्शियसनेस को ला के कर सकता है क्या? तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो साधक का ये प्रयत्न होना चाहिए कि जो भी वो कर रहा है वो हमेशा हायर लेवल के ऊपर से हायर कॉन्शियसनेस को इनवाइट करके अगर करेगा तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी, और वो उसके व्यक्तिगत प्रोग्रेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो हड़बड़ी के अंदर और जल्दबाजी के अंदर हम जो करते हैं तो उसके अंदर तो हमारी प्रिमिटिव कॉन्शियसनेस ही काम करती है। तो ऐसा न होते हुए अगर हम हायर कॉन्शियसनेस को इनवाइट करके काम करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। स्टिल इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग फ्री विल एंड कॉन्शियसनेस। तो ये फ्री विल को जो हमें समझना है, हम समझते हैं, उसके अंदर ये एक फर्स्ट स्टेप है। ये जो हमारी, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस लो लेवल की है तो वहाँ फ्री विल भी जो है हम राइट फ्री विल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फ्री विल भी वहाँ इसी तरह की होगी। सेकंड, द नेक्स्ट स्टेप इन दिस कॉन्शियसनेस इज आवर ओन डिज़ायर टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर इवन इफ देयर बी नो पनिशमेंट और रिवॉर्ड अटेंडेंट either through the law of man or the law of God and nature। तो अब दूसरा स्टेप कॉन्शियसनेस का कौन सा है कि जिसके अंदर अभी उसके ऊपर कुछ थोपा नहीं गया है, कोई नियम नहीं है, कोई लॉ नहीं है, वो अपना खुद का भी नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, पर उसकी अपनी खुद की इच्छा, ओन डिज़ायर, उसके अंदर क्या पड़ा है, तो वो जो अगर अपनी खुद की डिज़ायर जो है वो समझता है और उसके मुताबिक काम करता है तो उसमें ज़रा कॉन्शियसनेस का लेवल चेंज हो जाता है। और ओन डिज़ायर का मतलब थोड़ा और भी गहरा है कि ओन डिज़ायर मतलब ये छोटी छोटी बातों के अंदर जो हमारी इच्छाएं होती है इसकी बात नहीं है। मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, तो वो डिज़ायर की यहाँ बात नहीं है। यहाँ ज़रा डिज़ायर मतलब अब ओन डिज़ायर का बात है तो वो थोड़ी
डीप लेवल के ऊपर अपने बारे के में अपने, या कह सकते हैं अपने प्रोग्रेस के बारे में, या अपने अंदर की क्या जो डिमांड है उसके बारे में, मुझे किस तरह जीना है, आपको वे ऑफ लाइफ अगर पसंद करना है तो वो आपकी एक अंदर की डिज़ायर है। तो वो डिज़ायर है जहाँ कोई लॉ आपके ऊपर थोपा नहीं जाता है, ऐसी चीज़ जो है वो आपकी कॉन्शियसनेस से ज़्यादा नज़दीक की चीज़ है। When that stage of consciousness and awareness, यहाँ अवेयरनेस शब्द प्रिंटिंग में मिस हो गया है, अवेयरनेस डालना है। When that stage of consciousness and awareness dawns on us and we act of our choice and natural inclination, and not when we are guided or frightened into behaving by the operation of man-made laws or God and nature's laws. Only then can we earn the right, the use of free will. यहाँ अभी इन्होंने क्लियर कट बात बता दी है कि भाई जब हमारे ऊपर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस का जब उतरती है, मतलब हम जब उसको प्राप्त कर लेते हैं साधना से या किसी तरह, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस हमारे अंदर एक डेवलप होती है, और उस समय हमारे अंदर कोई लॉज जो है वो हमारे अंदर थोपे नहीं जाते हैं, तो उस समय हम जो कोई कामकाज भी करते हैं वो कोई डर के मारे नहीं या कोई फ़ायदा के मारे नहीं, इस तरह की जो नेचुरल कंडीशन है अंदर, नेचुरल इंक्लिनेशन है, उस चीज़ को हम रियल फ्री विल की स्टेज कह सकते हैं। या फिर ऐसी चीज़ बनती है हमारे अंदर, तब हम फिर ये रियल फ्री विल का उपयोग कर सकते हैं। तो इतना होना ज़रूरी है। एक तो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस का लेवल बढ़ना चाहिए, हम किसी चीज़ हमारे ऊपर थोपी, कोई नियम हमारे ऊपर थोपे नहीं होने चाहिए, और हमारे अंदर से ही वो चीज़ आनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे इस तरह जीना है, या मुझे इस तरह आध्यात्मिक यात्रा करनी है, या मेरा आध्यात्मिक मार्ग ये रहेगा। तो इस तरह हमारे अंदर से जो आती है जो चीज़ अपनी ओरिजिनल, तो वो फिर राइट फ्री विल का काम करने लगती है। लेट अस एग्जामिन इन ब्रीफ a few trifles in relation to our desire to use our free will, or do we just follow the line of least resistance। तो अब जो रोज़ाना कामकाज है उसके अंदर हम फ्री विल का जो है वो फ्री विल का उपयोग किस तरह कर सकते हैं, उसके बाद या फिर लीस्ट रेजिस्टेंस से जो कुछ चल रहा है उसको चलने देना। दो चीज़ होती है, एक फ्री विल का उपयोग करके आप ऊपर उठते हैं, या फिर आप फ्री विल का उपयोग नहीं करते हैं और पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस में जाते हैं। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस मानने यहाँ कोई संघर्ष नहीं है, जो चल रहा है वो आप चलने देता है। जैसे पानी आप डालते हैं तो वो नीचे की ओर चला जाएगा क्योंकि वहाँ लीस्ट रेजिस्टेंस है। तो अगर हमें अपने आप को ऊपर उठाना है तो यहाँ फ्री विल का उपयोग करना पड़ेगा, और नहीं ये करना है तो लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ तो है ही। तो जिस तरह हम जी रहे हैं वही बस जीते जाना है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, संघर्ष नहीं है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, जी रहे हैं वो बस चालू रहता है। पर अगर प्रोग्रेस करना है तो फ्री विल का हमें छोटी छोटी बातों में उपयोग करना सीखना पड़ता है। द डे इंक्लूडिंग द नाइट इज़ ऑफ 24 आवर्स। तो 24 घंटे का एक दिवस रात होता है। हाउ डू वी स्पेंड दिस डे ऑफ 24 आवर्स। अब यहाँ एक पूरा पैराग्राफ ये एक प्रश्नोत्तरी के ऊपर ये प्रश्न ही पूछते जाते हैं कि ये करते हैं वो करते हैं, हम किस तरह ये फ्री विल क्या कहाँ यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, पूरा ये प्रश्नों के ऊपर ही ये पैराग्राफ है। हाउ डू वी स्पेंड दिस डे ऑफ 24 आवर्स। हमारा दिन किस तरह जाता है। हाउ मच रियली कंस्ट्रक्टिव वर्क डू वी डू विदाउट either being paid or without any motive for praise or recognition। तो ये एक यहाँ एक ये और सवाल ये पूछते हैं कि हमारा कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क ऐसा है क्या कि जिसके अंदर हमारा कोई
मोटिव या प्रेज या रिकग्नाइजेशन ऐसी चीज़ न हो, इस तरह का कोई कंस्ट्रक्टिव काम कोई हम दिन भर में क्या कर सकते हैं? तो इसका जवाब हम अंदर ही समझ लेना है कि ये सबका जवाब हमारे अंदर ज़्यादातर तो ना ही है, क्योंकि इस तरह का हम करते नहीं हैं। तो इसके साथ में जवाब भी हमारे पास अपना अपना जवाब मिल जाएगा। वुड वी स्पेंड द डे in the same manner if God and nature or our own government stipulated that the day be spent in a particular manner, and if we do not do so, we would be charged so many rupees a day? तो यहाँ ये भी एक यहाँ सवाल करते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट का लॉ नहीं होता है तो हम क्या इस तरह हम जी सकते हैं कि कुछ गवर्नमेंट वगैरह के लॉज है इसीलिए हम पर्टिकुलर वे में जीते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के लॉ जो है उसका अगर हम भंग करेंगे तो उसके हमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पैसा भरना पड़ेगा। तो वो पैसा भरना है इसीलिए हम नॉर्मल है या और अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं कि आप नेचुरल फॉर्म में ही है कि चाहे गवर्नमेंट का लॉ है या नहीं है, मुझे तो इस तरह अच्छा काम करते ही रहना है या अच्छी तरह जीवन जीना है। तो ये हमें अपने बारे में पूछना है। वुड वी नॉट स्पेंड आवर डे अकॉर्डिंग टू दिस स्टिपुलेटेड वे? तो ये जो हम नॉर्मल कोर्स में एक ग्रीव के अंदर हम जो जीवन जीते रहते हैं घरेडनी अंदर, तो जो जिस तरह हम नॉर्मल सुबह से रात तक जिस तरह जीवन जीते रहते हैं, तो इसी तरह हमें जीना है कि उसके ऊपर हम उठ सकते हैं, ये भी हमें अपने आप को पूछना है। Should we not still spend the day in the same manner even in the absence of such sanctions or stipulation? तो अगर कोई सज़ा नहीं है, कोई शर्त नहीं है, तो हम किस तरह जिएंगे? और अगर सज़ा का डर है या कुछ शर्त है तो हम किस तरह जिएंगे? तो ये भी हमें सोचना है। Are we not first and foremost human being different from the animal kingdom that eats when they like and sleep when they like? तो पशु जगत के अंदर ऐसा है कि पशु जब चाहे तब खा सकता है और पशु चाहे तब सो जाता है। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है क्या कि हम उससे कुछ अलग है? Are we still mentally, morally and emotionally like barbarians or savages or at best little unthinking children? तो अभी भी हम क्या मेंटली, इमोशनली और मॉरली ये तीनों चीज़ें ऊपर संस्कार विहीन क्या है कि बारबेरियन मतलब जो एक जंगली जिस तरह का होता है आसुरी तत्व जैसा या संस्कार वगैरह का व्यक्ति, तो इस तरह हम हैं। या फिर एक छोटा बच्चा है जिसके अंदर कोई क्लियर थिंकिंग नहीं है, तो इस तरह छोटा बच्चे की तरह है, या फिर हम बारबेरियन या जंगली व्यक्ति की तरह हम जीवन जीते हैं। और ये तीनों लेवल के ऊपर मेंटल, मॉरल और इमोशनल तीनों लेवल के ऊपर ये हमें अपने आप में देखना है। Is it not true that we still abuse and misuse the things for which we have not to pay in any manner? ये तो हमें पता है कि ये हमारा इसमें तो बहुत सारे लोगों का बहुत क्लियर कट ये इसमें रहता है। हम देखते हैं कई जगह पर ख़ास करके प्राकृतिक संसाधन और चीज़ों का जितना दुरुपयोग होता है, जैसे कि भाई हमें पानी मिल रहा है तो पानी की कोई तकलीफ़ नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो है अच्छी तरह टैप को बंद करना या उसका राइट यूज़ करना, ब्रश करते हैं तो नल खुला छोड़ देते हैं जब तक ब्रश ख़त्म नहीं होता है, वो दांत साफ करते रहते हैं, उस दौरान पानी चला जाता है। या घर में भी कभी कपड़ा धोने वाले भी ऐसा करते हैं। तो बहुत जगह पर ऐसा है कि जो नेचुरल जो हमारे कुदरत ने जो चीज़ें दी है जिसके अंदर हमारा कोई पैसा नहीं लगता है,
ऐसी चीज़ों का हम मिसयूज़ और एब्यूज़ ही करते हैं। बहुत कम लोगों के अंदर ये एक सेंस खुली हुई होती है कि भाई इस तरह हमें नहीं करना है। कई घरों में जाते हैं तो देखेंगे कि पंखा चालू है, बिजली चालू है, लाइट चालू है, कोई ज़रूरी नहीं होता है फिर भी पंखा वगैरह चालू रहता है। तो चाहे वहाँ तो हम पे करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका मिसयूज़ करें। तो ये एक सेंस हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए कि जो कुछ हमें मिल रहा है, और हो सकता है आज इतनी आसानी से मिल रहा है, कल या फिर हम कोई और समय में या कोई और जन्म के अंदर यही चीज़ों की कभी हम स्कैर्सिटी भी महसूस कर सकते हैं। तो आज जिस तरह हम इसका यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में भी हमें उस तरह का मिल सकता है। आज अगर हम मिसयूज़ करेंगे तो हमारा फ्यूचर के लिए हम ही खुद इसके जिम्मेदार होंगे। 5 मिनट के बाद में एक ब्रेक आएगा। दिस इज़ बिकॉज वी थिंक एंड होप दैट नो लॉ ऑफ नेचर विल ओवरटेक अस सूनर और लेटर। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भाई इससे तो हम कोई प्रकृति का जो लॉ है उससे हम छटक जाएंगे, क्योंकि ये हमें कोई पे करना तो है नहीं, तो हम मिसयूज़ और एब्यूज़ भी कर सकते हैं। Is it not true that the things in which we have the right to exercise free will, we do not do so, and on the contrary misuse our free will? तो कई जगह ऐसा है कि हमें जहाँ खास ज़रूरी होता है कि फ्री विल का यूज़ करना ही चाहिए, वहाँ फ्री विल का यूज़ नहीं करते हैं, और ऑन द कॉन्ट्ररी हम फ्री विल का मिसयूज़ करते हैं। तो ऐसे भी हमें एग्जाम्पल ढूंढ लेना है, देखना है कि भाई कौन सी जगह पर हम फ्री विल का यूज़ नहीं करते हैं और गलत फ्री विल का यूज़ करके हम कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि कई तरह लोग इस तरह करते हैं कि फ्री विल का गलत उपयोग करके कुछ अपना स्वार्थ निकाल लेते हैं। डू यू नॉट देन एग्री दैट वी आर नो बेटर देन एनिमल इन मैनी वेज? तो अभी आपको तो समझ तो होना ही पड़ेगा। क्या आप समझ नहीं है कि हम किसी भी तरह प्राणी जगत से कुछ अच्छे या ऊपर उठे हुए हैं, ऐसा आपको लगता है? मतलब कि हमारे अंदर बहुत सारी समानताएं प्राणी जगत से मिली हुई है। डू यू थिंक वी हैव मेड प्रॉपर यूज ऑफ द गिफ्ट टू बी ए ह्यूमन बीइंग, to be erect, upright, to have no tail, and be on our 2 feet instead of 4? तो भगवान की एक कृपा है कि प्राणी जिस तरह है इससे तो हम एटलीस्ट अपीयरेंस में और ये चलने फिरने में तो हम ऐसे नहीं हैं। प्राणी तो 4 पैर से चलते हैं, उसकी टेल पूंछ होती है, और जबकि हमारा बॉडी जो है वो इरेक्ट स्ट्रेट रहता है, और हम 4 पाँव के बदले 2 पाँव के ऊपर खड़े हैं। तो ये एक गिफ्ट है ह्यूमन बीइंग के रूप में हमारे अंदर, और इसका हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। ये जो गिफ्ट है उसको हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। शुड इट नॉट बी दैट वी बी इरेक्ट एंड अपराइट इन आवर वेज ऑफ लाइफ? तो जीवन का जो हमारा जो मार्ग है उसके अंदर भी हम इस तरह अच्छी तरह हम जिए, अच्छी तरह हम कुछ कामकाज करें, प्राणी की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह इंसानियत से जिए। तो ऐसा होना ज़रूरी है। इसका यहाँ प्रश्न डाला हुआ है। तो यहाँ प्रश्न के ये सब पूरा पैराग्राफ ख़त्म होते हैं। अब आगे कहते हैं, हाउ डू वी स्पेंड आवर 24 आवर्स? हमारा 24 घंटा हम किस तरह पसार करते हैं? लेट अस एग्जामिन ए फ्यू ऑफ आवर फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हमारा जो शरीर है उसके अंदर के जो कामकाज है उसका थोड़ा यहाँ एग्जामिन करेंगे हम। सपोज वी ओन्ड ए लार्ज फैक्ट्री दैट वर्कड इन 3 shifts अराउंड द क्लॉक।
अब ये हमारे शरीर के साथ में इसकी एक उपमा एक फैक्ट्री से देते हैं कि जैसे कि एक फैक्ट्री है और उसके तीन तीन शिफ्ट के अंदर उसमें कामकाज चालू रहता है, 24 घंटों में 3 शिफ्ट चलती है। वी वुड हैव टू गिव ए वीकली ऑफ टू ऑल द एम्प्लॉयज़, और उसके अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं उसको वीकली ऑफ, संडे ऑफ या और कोई ऑफ ऑफ दे देना पड़ता है। इन एडिशन टू दैट वी वुड गिव द वर्कर्स पेड लीव ऑन डिक्लेयर्ड हॉलीडेज, और जो छुट्टी के दिन होते हैं उसके अंदर उसकी भी उसको लीव देनी पड़ती है। अंडर द लॉ वी वुड ऑल्सो गिव एन एनुअल लीव, और साल भर की भी कुछ छुट्टी देनी पड़ती है। तो यहाँ एक फैक्ट्री के एक उपमा शरीर के साथ देते हुए यहाँ एक बताते हैं कि भाई फैक्ट्री में किस तरह अलग अलग दिनों में छुट्टी देनी पड़ती है, उसकी यह बात है। ए फैक्ट्री रनिंग टू फुल कैपेसिटी फॉर 3 शिफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर विल डिक्लेयर प्रॉफिट एंड बोनस फॉर इट्स एम्प्लॉयज। तो अगर फैक्ट्री अच्छी तरह काम कर रही है और प्रॉफिट भी उसमें होता है तो फिर बोनस भी सबको एम्प्लॉय को देना पड़ता है। Now our wonderful factory of the stomach, which has millions and millions of workers, cells, working in 3 shifts round the clock for 365 days of the year under similar condition in which the galley slaves were kept by the ancient Romans. तो अभी ये फैक्ट्री में जिस तरह 3 शिफ्ट में काम होता है, तो ये कहते हैं कि भाई हमारा स्टमक भी ऐसा ही है, वो बेचारे को 3 शिफ्ट के अंदर काम करना पड़ता है। तो स्टमक के अंदर जो मिलियंस ऑफ मिलियंस सेल्स है, कोश है, उनको इस तरह काम पूरा 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है और पूरे साल तक इसी तरह काम करना पड़ता है। और कहते हैं कि जिस तरह वो प्राचीन रोमन लोग जो जहाज लेके जाते थे और उसके अंदर जो गुलाम होते थे, वो गुलामों को 365 दिन काम करना पड़ता था, क्योंकि जो सेलिंग होती थी तो उसके दौरान वो गुलामों को हमेशा काम पर रखना पड़ता था और वो जहाज वो गुलाम लोग जो है वो चलाते थे। तो इसी तरह हमारे स्टमक की भी हालत कुछ ऐसी ही है। वी डू नॉट इवन रिवोल्ट एट दिस थॉट। तो उसका और ये जो पोजीशन है उसका हमें कोई अफसोस नहीं है, कोई विरोध नहीं है हमारा, कोई कि ऐसा अगर सेल्स काम कर रहा है तो करने दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हालांकि इसके उसका एक रिवोल्ट होना चाहिए, अंदर एक अफसोस होना चाहिए कि भाई इतना सारा काम हम हमारे स्टमक के सेल्स से हम ले रहे हैं। What should be the working hour for these cells in the stomach? तो अभी इसका भी कोई समय निश्चित करना चाहिए कि कितना समय ये सेल्स स्टमक के सेल्स को काम करना चाहिए। इन व्हाट मैनर शुड दे बी गिवन रेस्ट, इनको कितना आराम देना चाहिए, ये स्टमक के जो सेल्स है कितना काम करेंगे और कितना आराम करेंगे। हाउ डू वी पे देम एंड गिव देम बोनस, और जैसे एक एम्प्लॉय को बोनस देते हैं इस तरह उसको भी क्या हम कुछ बोनस के रूप में कुछ दे सकते हैं। डू वी एवर केयर टू थिंक, क्या अभी हमने कुछ उसकी उसकी केयर लेने के बारे में कुछ सोचा है, उसकी संभाल लेने के बारे में सोचा है। वी इवन लाफ एट दिस थॉट जस्ट एज द एंशिएंट रोमन कैप्टन ऑफ द गैली would have laughed if such a thought had been suggested to him, say by a trade unionist of our present day for his galley slaves. तो अगर आज तो हम हर जगह हमारे यहाँ यूनियन चलते हैं और यूनियन यूनियन लीडर्स होते हैं, और यूनियन लीडर्स जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं, और डिमांड नहीं होती है, डिमांड को नहीं माना जाता है तो स्ट्राइक पर चले जाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई यूनियन वाला कोई ऐसे वो रोमन कैप्टन को बोलता कि भाई ये आप इस तरह ये जो गुलाम है इन लोगों को भी आराम दो, ऐसे 365 दिन किस तरह आप इसके साथ काम करते,
तो वो रोमन कैप्टन भी हंसता। और ऐसी ही हालत हमारी अपनी भी है। आर वी एटलीस्ट फेयर, if not merciful, to these workers our cells within the stomach? तो हम कम से कम इसके ऊपर दया तो नहीं खा सकते, तो कम से कम कुछ ब्याज भी तो हम कर सकते हैं। इसके ऊपर दया 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 आनी चाहिए, पर दया ने जो हम जुल्म करते हैं स्टमक के ऊपर, तो दया आनी चाहिए ये सेल्स के ऊपर। पर चलो दया नहीं आती है तो कोई बात नहीं, पर कुछ थोड़ा ब्याज भी, कुछ फेयर हमारा बिहेवियर तो होना चाहिए। फर्दर, whenever we are eating, do we care whether we are standing or sitting, whether we eat with pickles or wash down food with drinks, whether we are arguing, angry, sad, moody, or thinking about some pressing problem? तो हमें ये हमारे अंदर इतनी बेहोशी है कि कई बार तो हम किस तरह खाते हैं, कौन से विचारों में गुम होके खाते हैं, तो ये भी हमें एक पता नहीं चलता है। तो यहाँ यहाँ कहते हैं कि भाई डू डू वी केयर, हमें ये इसकी ये संभाल लेते हैं कि भाई हम खड़े खड़े खा रहे हैं या बैठ के खाते हैं, या हम कुछ पिकल्स वगैरह के साथ खाते हैं, क्या खाते हैं। कई बार तो इतनी बेहोशी होती है कि क्या खा लिया, कितना खा लिया, इतना भी होश नहीं होते हैं। बस कुछ विचारों के अंदर, कुछ प्रॉब्लम के अंदर माइंड चलता रहता है और हम बस खाते जाते हैं। तो क्या ऐसा है? या फिर खाते खाते बीच में इतना पानी पी लेते हैं कि जैसे खाना अंदर का वो वॉश हो जाए, इस तरह का बिहेव करते हैं। या फिर खाते समय आर्ग्यूमेंट करते हैं, एंग्री होते हैं, गुस्सा होते हैं, सैड, दुखी होते हैं, मूडी होते हैं। किस तरह की हमारी हालत है। तो एक हम आगे ये तो सब देख चुके हैं कि प्रफुल्लित वातावरण में प्रफुल्लित मन के साथ हमेशा खाना चाहिए। जैसे कि खाना जो भोजन है वो हमारे लिए एक पूजा या प्रार्थना जैसी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह हमें खाना चाहिए। पर उसके बदले में हमारी हालत बेहोशी वाली होती है और फटाफट फटाफट खा लेते हैं। खास करके वो जो लोग जॉब करते हैं और दोपहर में थोड़ा ही समय मिलता है, वो लोग ऐसे ही या खड़े खड़े खा लेंगे या कुछ बात करते करते खा लेंगे। कई लोगों की ऐसी ही हालत होती है। और कई तो गुस्से भी हो जाते हैं खाते खाते भी। तो ऐसा ये मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं है। Do we care whether we are eating fast or slow, and can or should anyone raise an objection? तो हम किस तरह खाते हैं, फास्ट खाते हैं, जल्दबाजी में खाते हैं, या आराम से खाते हैं, या जो हम खाते हैं उस दौरान कोई कोई किसी को ऐतराज है क्या, ऑब्जेक्शन लेते हैं, कोई किसी को आपत्ति है क्या, क्या है। यहाँ कोई हम फ्री विल का हम कोई उपयोगी नहीं है, और बस हम जो ये हमारी हैबिट है, वो हैबिट के मुताबिक हम खाते पीते रहते हैं। Let us now examine the other very important function of breathing. अब श्वास के बारे में, जैसे एक भोजन के बारे में कैसी हमारी हालत है, तो श्वास के बारे में कैसी हालत है। All of us breathe. We begin our life with the first breath and with the last breath. It is all over on this planet for us. तो एक पहला श्वास से हमारा जीवन चालू होता है और अंतिम श्वास में हमारा जीवन खत्म होता है। A normal person breathes 18 to 20 breaths per minute. तो एक मिनट में सामान्य आदमी जो है वो 18 से 20 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। That is, in 24 hours, a normal person breathes between 25,920 to 28,800 times. तो अगर ये 18 या 20 के रेट के हिसाब से हम देखेंगे, तो जो 24 घंटे के अंदर हमारा 25,920 या 28,800 श्वास हम एक दिन में लेते हैं और छोड़ते हैं। What should be the duration of each breath? तो एक उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, उसका समय क्या होना चाहिए एक श्वास के अंदर। मतलब ये 18-20 जो दिया हुआ है वो ठीक है, या
एक श्वास कितनी सेकंड में चलना चाहिए, 5 सेकंड में, 3 सेकंड में, कितने समय में एक श्वास होना चाहिए। व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक कंटेंट ऑफ ईच पर्सन्स लंग्स। और इसका हमारा जो फेफड़ों है, जो लंग के अंदर जो हवा जाती है, उसका वॉल्यूम कितना रहना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा हवा लेनी चाहिए, कम लेनी चाहिए, कितना हवा लेनी चाहिए। और उसका ये क्यूबिक में मतलब उसका जो मिलीलीटर के अंदर मेजरमेंट भी साइंस ने अभी तो दिया है कि नॉर्मल कोर्स में आदमी जो लेता है वो श्वास 500 मिलीलीटर से उसमें श्वास लेता है। फिर श्वास ज्यादा लेता है तो कितना ले सकता है, श्वास छोड़ता है तो कितना श्वास निकलता है, ये सब मिलीलीटर के अंदर अभी साइंस ने ये सब बताया हुआ है। Does everyone breathe the same volume and in the some proportional measurement। तो हर एक व्यक्ति का जो श्वास है वो सब इतना एक सरीखा श्वास लेते हैं, मतलब हर एक का वॉल्यूम एक सरखा होता है या फिर कुछ अलग होता है उसके अंदर। और प्रोपोर्शनल मेजरमेंट इसका क्या है। आर लंग्स लाइक the limbs in a proportion to the size of the body, or are they like eyes or nose which may be out of proportion in size। तो हमारा जो लंग्स है उसका प्रोपोर्शन क्या हमारा बॉडी के हिसाब से ही भगवान ने बनाया है, या जैसे हमारा शरीर के हिसाब से हमारी आंख कितनी छोटी है प्रोपोर्शन में, या हमारा नाक या कान कितना छोटा है, तो इसे ही कोई प्रोपोर्शन में भगवान ने हमारे लंग्स बनाए हैं। What is the ideal number of breaths for each individual, or is it the same irrespectively। तो आइडियल नंबर ऑफ ब्रेथ्स मतलब हम 1 मिनट में कितना श्वास हम लेना चाहिए, वो आइडियल क्या है, श्रेष्ठ रूप में कितना 1 मिनट में हमें श्वास लेना चाहिए। और ये व्यक्तिगत स्तर पर अलग अलग हो सकता है कि सबका एक इन जनरल होता है। Should we breathe through the nose only or oft times through the mouth also। तो हम नाक से ही श्वास लेते हैं कि कभी कभार हम मुंह से भी श्वास लेते हैं। इज इट बैड टू ब्रीथ थ्रू द माउथ। मुंह से श्वास लेना क्या गलत है। शुड वी स्मोक इफ स्मोकिंग वायलेट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग थ्रू द नोज। तो स्मोकिंग में तो हमें मुंह से श्वास लेना और छोड़ना पड़ता है, तो और कहते हैं कि भाई नाक से श्वास लेना ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ जो नियम है, तो स्मोकिंग में तो वायोलेट होता है ना, उसका भंग होता है ना। डू वी फिल अप द लंग्स प्रॉपरली टू गिव ऑक्सीजन टू ईच ऑफ द मिलियन ऑफ सेल्स इन द लंग्स। और हम जो श्वास लेते हैं अंदर, उसके अंदर जो ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन वहाँ जो लाखों करोड़ों जो सेल्स है, उसको सबको वो ऑक्सीजन मिल पाता है क्या। डियर रीडर, दिस आर जस्ट द कॉमन प्लेस डेली फंक्शंस ऑफ ईटिंग एंड ब्रीदिंग। तो यहाँ नॉर्मल कोर्स के अंदर जो हम ब्रीदिंग हमारा कैसा है और ईटिंग की हमारी पैटर्न कैसी है, इसके बारे में यहाँ जो नॉर्मल बात है वो बताई है। You may wonder why so much attention is being paid to these trifles, but it is through these trifles that we build up our unconscious and mental makeup। It is through these common trifles of eating and breathing that we create certain mental patterns। तो ये छोटी बात जो है वो हमारे अंदर अनकॉन्शियसली अभान अभान रूप से हमारा जो अ, अ, हमारा जो क्या कहते हैं का वो मेंटल लेवल के ऊपर हमारा जो स्ट्रक्चर जो बनाता है मेंटल लेवल के ऊपर, वो ऐसी त्रिफल चीज से ही हमारा बन जाता है। तो अगर गलत चीजों का हम उपयोग करते हैं तो गलत रूप से हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर ये ट्रिपल चीजों के अंदर हम राइट यूज करेंगे फ्री विल का, तो हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो अलग रूप से अच्छी तरह बन पाएगा।
तो ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्री विल का किस तरह ये छोटी छोटी बातों में, खास करके ब्रीदिंग और ईटिंग के बारे में आप फ्री विल का किस तरह यूज करते हैं। तो ये छोटी, चाहे जितनी भी छोटी है, फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये वो एक नया स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर नया बनाएगा। These mental patterns unconsciously view other mental patterns having far more serious consequences. तो अगर हमने थोड़ी ये खास करके भोजन और ब्रीदिंग के बारे में अच्छी पैटर्न बना ली, तो वो दूसरी और अच्छी पैटर्न को बनाएगा। इस तरह इसका व्यूइंग चलता रहेगा, और आगे जाके वो हमें और अच्छे फायदे दे सकता है। All this slowly build up that unseen but much respected web we call character. तो जैसे एक ये स्पाइडर होता है, तो स्पाइडर जिस तरह ये करता है, एक वेब से अपना ये बनाता है, इसी तरह हम ये सब पूरी जो पैटर्न है, वो पैटर्न, अच्छी पैटर्नों को इकट्ठा कर करके एक कैरेक्टर, या हमारा एक स्वभाव, नया स्वभाव या नया कैरेक्टर हम बना सकते हैं। We have compared the stomach and the lungs to factories and the cells of our body to workers. तो यहाँ ये उन्होंने ये जो है वो लंग्स और स्टमक है उसको फैक्ट्री की उपमा दी है, और जो सेल्स है उसको वर्कर्स की उपमा दी है। We will take this analogy a little further and bring in the very important factor of tolerance, that is the allowable variance in the manufacturing process in the factory. अब ये तावरिया जी खुद फैक्ट्री चलाते थे, और वो डबल इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर थे, वो फैक्ट्री भी चलाते थे। तो यहाँ थोड़ी वो भाषा में यहाँ बात की है कि भाई फैक्ट्री के अंदर जो प्रोसेस होती है, वो उसमें एक टॉलरेंस का फैक्टर काम करता है, और अलाउएबल वेरिएंस इन मैन्युफैक्चरिंग, ये सब थोड़ी ये वहाँ उसकी ये टर्मिनोलॉजी होगी, हम बहुत समझते नहीं है। पर अलाउएबल वेरिएंस मतलब कि कुछ डिफरेंस उसके अंदर पड़ता है, जो प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर एकदम एक्यूरेट प्रोसेस होनी चाहिए, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ प्रोसेस में होता है उसमें फैक्ट्रियों में। In all factories, there are very strict rules of tolerance laid down. तो एक टॉलरेंस किसको कहते हैं पता नहीं, कोई स्वीकृति या कोई मर्यादा के रूप में वो कहते होंगे। और वहाँ जीरो टॉलरेंस, ये जीरो टॉलरेंस तो आजकल बहुत यूज हो रहा है, खास करके भाई व्यक्ति असहनशील होती जाती है, इसलिए जीरो टॉलरेंस। पर यहाँ फैक्ट्री की इसमें वो कौन से टर्म्स में यूज कर रहे हैं, वो समझना पड़ेगा। Beyond a certain laid down tolerance, which is very minute, a deviation is not accepted, and in some cases there is zero tolerance. तो ये इसके अंदर जो कुछ डेविएशन अंदर आता है, कोई फर्क पड़ता है, वो प्रोसेस के अंदर बिल्कुल चलाया नहीं जाता है। मतलब एक अगर कपड़े की मिल है, तो कपड़ा जिस तरह होना चाहिए तो परफेक्टली इसी तरह होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन और उसका जो वीविंग होता है उसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज नहीं होना चाहिए। In the same manner, we should also lay down certain reasonable tolerance for our important functions of eating, breathing, sleeping, thinking and sex. तो जिस तरह फैक्ट्रियों में कैसे जीरो टॉलरेंस होता है, मतलब चलाया नहीं जाता है, वो परफेक्ट ही होना चाहिए, इसी तरह हमारे अंदर भी इस तरह का एक टॉलरेंस होना चाहिए। मतलब कि ये चीजों, जो चार चीजों के अंदर जो है, वो जितनी हो सके इतनी परफेक्टली होनी चाहिए। ईटिंग, ब्रीदिंग, स्लीपिंग, थिंकिंग एंड सेक्स, इन चीजों के अंदर जितना हो सके इतना हम अच्छी तरह कर सकते हैं, इसको फॉलो या इसके ऊपर काम, इतना होना जरूरी है। However, with the passage of time,
as we grow old, our mental tolerance goes beyond a limit that is not safe. अब जो हम जानते हैं कि व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उसके अंदर एक सहनशीलता, जो टॉलरेंस होता है, वो कम होता जाता है। बहुत बड़ी उम्र के लोग होते हैं, वो जल्दी इम्पेशेंस हो जाते हैं, उसको पसंद नहीं आता है, वो एकदम चिढ़ जाते हैं, क्योंकि अब उम्र इतनी हो गई कि वो टॉलरेट नहीं कर सकते, उसकी नर्वस इतनी वीक हो गई है कि वो अगर ज्यादा आवाज आता है, अगर ज्यादा शोर मचता है, वो भी उसे टॉलरेट नहीं होगा, वो बोलता है आवाज बंद करो, क्योंकि उसकी नर्वस सिस्टम सेल्स वगैरह वीक होते जाते हैं। तो ओल्ड एज के अंदर ऐसा होता है। दैट इज वाई वी ऑब्जर्व दैट विथ एज our our frailties and weaknesses grow, and what was possible to control at a young age becomes increasingly difficult in middle age and nearly impossible to control in old age. तो जवानी के अंदर तो थोड़ा बॉडी में एक जोश होता है तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, मिडिल एज में थोड़ा कम होता है और ओल्ड एज के अंदर एकदम कम हो जाता है। After repeated attempts at controlling the above four functions have failed, we just give up and even stop making an effort at trying. तो ऊपर ये जो बताया है, ईटिंग, ब्रीदिंग, स्लीपिंग, थिंकिंग, सेक्स, इसके अंदर जो है वो बार बार प्रयत्न करने पर भी वो ठीक नहीं होते, तो फिर उसके ऊपर प्रयत्न करना ही आदमी छोड़ देता है। तो क्योंकि जो राइट मेथड हम यूज नहीं करते हैं और खाली कोई कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं, तो ये चीजें कंट्रोल नहीं होती है, उसके अंदर करेक्टिव मेथड को अप्लाई करना पड़ता है, तब इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, वरना तो इसको फिर छोड़ देना पड़ता है। Take this thought for serious thinking. What are yum and niyam? Should free will be used in referrals and applied in our daily routine functions slowly and surely? Does our mental tolerance reach the danger point? What is the remedy? तो यहाँ कुछ सीरियस थिंकिंग के लिए प्रश्न दिए हुए हैं और यहाँ चैप्टर खत्म होता है। तो ये खास इस चैप्टर का सार इतना ही है कि हमारे जो खास करके ईटिंग और स्लीपिंग, ये ईटिंग और ब्रीदिंग, सॉरी, ये दोनों की हम कितने अच्छी तरह पैटर्न चेंज कर सकते हैं, तो हम इसका राइट जो फ्री विल है उसका फिर उपयोग हम करना शुरू कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग के बारे में तो थ्री स्टेप ब्रीदिंग दिया ही हुआ है, तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर थ्री स्टेप के ऊपर आ जाते हैं तो वो अपने आप में रिफल्स का जो बेनिफिट है वो सब उसमें मिल जाएगा। रही बात ईटिंग के अंदर, तो वो भी उन्होंने कुछ ये दिए हैं, रूल्स दिए हैं, जैसे कि 4 बजे के बाद नहीं खाना है वगैरह वगैरह, दिन में एक बार खाना है और खाने के समय करेक्टिव मेथड का उपयोग करना है। ये हम चीज कर सकते हैं तो हम नई पैटर्न बना सकते हैं और उसके द्वारा हम नया एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ चैप्टर खत्म होता है। 1-2 मिनट बाकी है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी। सर, 3SRB के ऐप में रिफाइनिंग एक्सरसाइज जिनकी अगर 1-1.5 साल हो चुका है 3 मिनट वाला, तो वो अपग्रेड करके 5 मिनट तक रिफाइनिंग कर सकते हैं क्या? उसमें ऑडियो फाइल दी हुई है 5 मिनट की। नहीं, वो इससे तो अच्छा है कि आपको अगर 3 मिनट करते हैं तो फिर फेज एक्सरसाइज चालू करनी चाहिए, क्योंकि रिफाइनिंग के नेक्स्ट स्टेप जो है वो फेज है। तो आप 3 मिनट पर रिफाइनिंग पहुंच गए हैं तो फिर इसको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपको फेज सीख लेना चाहिए और फेज की प्रैक्टिस चालू करनी चाहिए, क्योंकि फेज बहुत लंबा है, फेज 1, 2, 3, 4 और उसके भी आगे है। तो फेज फेज को पैरेलल करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में समय मिलता है तो फिर 3 से 4 मिनट 5 मिनट भी कर सकते हैं, जो जवान लोग हैं और कोई थकान नहीं लगती तो वो कर सकते हैं। पर अच्छा ये है कि आपको पैरेलल फेज चालू करना जरूरी है।
सर मैं एक्चुअली 6 मंथ से ऑल्टरनेट डेज में फेज 1 कर रहा हूँ और ऑल्टरनेट डे में 3 मिनट रिफाइनिंग करता हूँ। तो अब मैं वही सोच रहा था कि 3 मिनट को मैं बढ़ा के अगर हो सके, अगर कभी मौका मिले तो 4 मिनट का कर सकते हैं। हाँ, करके देखो। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं आसानी से। मैंने कहा इस तरह थकान नहीं लगती है या फिर आपके डेली रूटीन के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आती है, तो आप करके देखो, कर सकते हो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। हेलो। हाँ, बोलो। હા સર, 18ની રિધમમાં જે ગાયત્રી મંત્ર છે તો એ જ્યારે આપણે हाँ, બોલીએ તો એમાં તો આપણું 3 SRB ના થઈ શકે ને, તો એ બોલી બોલીને જ કરાય? નહીં નહીં, એટલે કોઈ બી વસ્તુ બોલીએ ત્યારે તો 3 SRB ની ખાલી પેટર્ન ફોલો કરવાની છે, શ્વાસ નથી ચાલતો. એ તો 12 હા હોય, 18 હોય કે 36 હોય, જ્યારે બી આપણે બોલીએ ત્યારે જે છે એ શ્વાસ આપણો જુદી રીતના ચાલતો હોય. હમણાં હું બોલું છું તો મારો શ્વાસ રિધમમાં ના ચાલી શકે. એ રીતને તમે બરોબર. મંત્ર બોલતા હો કે ગમે તે બોલો તો રિધમમાં શ્વાસ નથી ચાલતો, પણ આપણે મંત્રને એ પેટર્નની અંદર બોલીએ છીએ. બરોબર છે? તો એટલા માટે આપણે 12ની હોય કે 18ની હોય, આપણે જ્યારે બોલીને કરીએ છીએ તો એ પેટર્નની અંદર, મતલબ કે 1 2 3 આવે ત્યારે ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ, 5 6 આવે ત્યારે ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ આવે. ફરીથી 1 2 3 ની અંદર ભર્ગો દિવસ્ય ધીમહિ અને 5 6 માં ધિયો યો ન પ્રચોદયાત. આ પેટર્ન 12 હોય, 36 હોય કે 18 બધાની અંદર મેન્ટેન થવી જોઈએ બોલતી વખતે. એટલું જ ધ્યાનમાં રાખવાનું, શ્વાસની ઉપર ધ્યાન નથી આપવાનું. ઓકે સર. અચ્છા સર, અને એક બીજો એક પ્રશ્ન હતો. ગઈ વખતમાં હતું જેમ હા, કે આપે એમ કહ્યું હતું કે એસ્ટ્રલમાં ચક્ર, પ્રાણ, નાડીઓ એ બધુંમાં જેટલી પ્યોરિટી આવે એટલી શુદ્ધતા આપણને જલ્દી મળે છે અને એ પછી આપણે એમ કે રિયલ ધ્યાનમાં એન્ટર થઈ શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપણા બરોબર. ગુરુજી તો એમ કે છે કે ધ્યાન થઈ શકતું જ નથી 10 સેકન્ડથી વધારે. તો અહીંયા આપ કયા ધ્યાનની વાત અહીંયા કરવામાં આવી? બહુ શબ્દોને ના પકડો, સેન્સને પકડો. હંમેશા જે એક વસ્તુ સમજી લો કે જે પતંજલિએ ધારણા ધ્યાન સમાધિ કહ્યું છે તે તો આપણે આ જન્મમાં કરી જ નથી શકવાના. સમજ્યા? કારણ કે હજી તો આપણે પ્રત્યાહાર જ નથી ચાલુ થયો, તો ધારણા ધ્યાન સમાધિની તો વાત જ કરવાનો કોઈ અર્થ નથી. પણ ધ્યાનમાં તમે એન્ટર થઈ શકો એટલે ધ્યાન એટલે મૌન. હમણાં જે આપણું મન જે બકબક કરે છે, હમણાં તમે શાંતિથી 5 મિનિટ બી બેસશો તો તમે ધ્યાન તમારું નથી. ધ્યાન નથી મતલબ કે તમારું ચિત્ત ભટકશે અને અંદર બકબક બકબક ચાલુ રહેશે. જ્યારે આપણું એસ્ટ્રલમાં પ્યોરિફિકેશન થાય છે ત્યારે આપણું અંદરનો જે બકબક છે એ કમ થઈ જશે અને આપણી અંદર એક વિચારો જે છે એ ઓછા થતા જશે. એ સ્થિતિને આપણે અહીંયા સામાન્ય ધ્યાન તરીકે કહેવાનું છે. સમજ્યા? ઓકે ઓકે, હમ. થેન્ક યુ સર. સાહેબ, ઓકે. હા, બોલો ભરતભાઈ. હા હા, ડિસઇન્ફેક્શન ચેમ્બર વિશે થોડું રિપીટ કરશો? હવે આજે તો નહીં થાય હમણાં તો, પણ ગયા લેક્ચરમાં તમે હોવ તો ડિસઇન્ફેક્શન ચેમ્બર વિશે મેં હા બતાવેલું જ છે. અને હા, બતાવેલું છે વધારે હમ, ડિટેલમાં જાણવું હોય તો હમ, હમ. ગયા વર્ષે આપણે જે જૂન ને જુલાઈનો જે કમ્બાઈન્ડ અંક બહાર પાડ્યો હતો 2020માં લોકડાઉન બરોબર. પછીનો, એની અંદર હા એક હા, આખો આર્ટિકલ મેં ડિટેલની અંદર લખેલો છે. સમજ્યા? બરોબર. તો એ તમે ઓકે. જોઈ લેજો. એ હમ, હમ. ડિસઇન્ફેક્શનનો આખો આર્ટિકલ છે. હમ. જૂન જુલાઈ. હા, જૂન જુલાઈ આવે. બે મહિનાનો જે ભેગો અંક હતો ને એની અંદર છે. અચ્છા, હા હા, ઓકે, થેન્ક યુ सर। ओके, बोलो और किसी को कुछ? हाँ अमीर, थैंक यू। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक में फिर से कोई नया टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं। थैंक यू।